Hello everyone. So previously we had done what is cell made up of. Now we are going to discuss about cell membrane, cell organelles in this video. हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की कि सेल क्या है, सेल कैसे बनी है, सेल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सेल को डिस्कवर किसने किया है। तो आज हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे अपना सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं आज हम उनको करेंगे इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट। सो फर्स्ट जो है हमारा वो आता है सेल मेम्ब्रेन या फिर जिसको आप बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली आप लोगों को क्या है कि ऑर्गेनेलीज को समझने से पहले एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझना होगा सेल का। सो लेट अस सपोज दिस इज आवर सेल, लेट अस सपोज दिस। सो the boundary which we had made, this is our plasma membrane or you can say cell membrane. Inside this, all these organelles are present and this complete structure is known as cell. So this in the center, this is the nucleus. ये हमारा न्यूक्लियस है। इसके अंदर हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए प्रेजेंट है। And this is the complete, you can call it cytoplasm, or you can say this is the fluid part of the cell, fluid part of cell in which all the cell organelles are present, whether they are ribosomes या आपके राइबोसोम्स पोज की कर लीजिए या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आपकी जो है गोल्गी बॉडीज आपकी प्रेजेंट है। लेट अस सपोज दीज आर द गोल्गी बॉडीज, दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द राइबोसोम। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल ऑफ दीज। सो फर्स्टली हमें जिसको कवर करना है वो हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो एक बात तो हमें इस डायग्राम से पता चल गई कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपकी सेल का बाहर का पार्ट है। मीन्स जो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। यस, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग है। सो अगर आपकी डेफिनेशन आती है तो व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द outermost covering of cell which separates the contents of cell from external environment. तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो है जो आपके अंदर सेल के अंदर जितना भी आपका जो सेल ऑर्गेनेलीज है या जो भी सेल का कंटेंट है उसको बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मिक्सअप नहीं होने देती। सो द सेल मेम्ब्रेन इज द outermost covering of the cell which separates the content of cell from the external environment. The plasma membrane is सिलेक्टिवली परमिएबल। ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है।
सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल ये है कि ये उस कंटेंट को ही अपने अंदर आने देगी जिस कंटेंट की सेल को जरूरत है। जिस कंटेंट की सेल को जरूरत नहीं है उस चीज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर नहीं आने देगी। मतलब कि जो सिलेक्टिव कंटेंट है वो ही सेल के अंदर जा सकता है, ना कि जो भी बाहर है वो सब सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। That's why the plasma membrane allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell, not all. ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आप लोगों की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सिलेक्टिव कंटेंट को अंदर या बाहर जाने देगी, सभी कंटेंट को बाहर या अंदर नहीं जाने देगी। तो अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिफाइन इट्स फंक्शन, तो आपका पहला डेफिनेशन जो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की, वो क्या होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, कवरिंग ऑफ सेल which separates cell content from external environment। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। तो बात करते हैं हम इसके फंक्शन की। तो इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है कि ये अलाउ करती है सिर्फ सिलेक्टिव कंटेंट को, अलाउज ओनली सिलेक्टिव कंटेंट टू मूव इन एंड आउट ऑफ सेल। तो ये इसका फंक्शन हो गया कि जो सेल के अंदर ये सिर्फ उस कंटेंट को अंदर जाने देगा जो कंटेंट सेल को जरूरत है, जिस मटेरियल की सेल को जरूरत नहीं है वो उसको अंदर नहीं आने देगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन therefore is called as selectively permeable। इसी वजह से सेल को जो है, आपकी सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि जो मूवमेंट है सब्सटेंस की वो अंदर या बाहर कैसे चली जाती है। तो देखो बच्चा, जो आपका गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये जो गैसियस कंटेंट है ये मूव करेगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन। तो आप लोगों को पता होगा डिफ्यूजन क्या होता है, नहीं तो आई विल बी गोइंग टू टेल यू आउट। द डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, movement of particle from its higher concentration to lower concentration। किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जब जाती है तो उसको आप डिफ्यूजन बोलते हो। बेसिकली दो टर्म्स होती हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो बेसिकली जब गैसेस का मूवमेंट होता है तो हम डिफ्यूजन बोलते हैं, लेकिन वहीं अगर वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो उसको आप लोग बोलोगे ऑस्मोसिस। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज योर रूम, दिस इज योर रूम, और आपने यहाँ पर रूम फ्रेशनर को स्प्रे किया, यू हैड स्प्रेड रूम फ्रेशनर।
तो इस रूम के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रूम फ्रेशनर की जो कंसंट्रेशन है वो हायर है एज कंपेयर टू दिस रीजन। तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं रूम फ्रेशनर के, ये यहाँ से पूरे रूम के अंदर थ्रू आउट मूव कर जाएंगे फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स हायर, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ हायर टू द कंसंट्रेशन ऑफ लोअर एरिया। तो ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का, एंड बेसिकली यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर, यू कैन टेक वाटर हेयर एंड पुट अ कॉटन इन इट। तो बाहर जो है वाटर का की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन कॉटन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो जब वाटर का मूवमेंट इस ग्लास से कॉटन के अंदर होगा तो इसको आप बोल दोगे ऑस्मोसिस। मतलब क्या है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स higher concentration to the lower concentration is known as osmosis, whereas the movement of gaseous particles from the higher concentration to its lower concentration is known as diffusion. तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके डिफ्यूजन के थ्रू, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर इन और आउट होते हैं, वेयरएज जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके ऑस्मोसिस के थ्रू जो हैं आपकी सेल के अंदर बाहर जाएंगे। तो डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, whereas water also obeys the law of diffusion but in the form of osmosis. तो जो water का the movement of water molecules through a selective permeable membrane is known as osmosis. osmosis के अंदर एक चीज और याद रखने की है कि जो water की movement है from higher concentration to its lower concentration but through the selectively permeable membrane। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स का सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होगा तो उसको आप बोलोगे ऑस्मोसिस। तो वाटर का जो है मूवमेंट वो होगा ऑस्मोसिस के थ्रू, और जो गैसियस का कंटेंट है या जो गैसियस का मूवमेंट है वो आपका होगा डिफ्यूजन के थ्रू। तो यही आपकी बुक में गिवन है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द वाटर। अब जो ऑस्मोसिस है उसके अंदर जो वाटर की मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जो है वो एक चीज से अफेक्ट हो जाएगी। किस चीज से अफेक्ट होगी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर के अंदर कौन सा जो अमाउंट या कौन सा सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी डिसॉल्व है उस चीज के ऊपर आपका जो है ऑस्मोसिस इन द सेल डिपेंड्स या अफेक्ट बोल सकते हो आप। मतलब कि ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर across a selective permeable from a higher solute concentration to the lower solute concentration। मीन्स वाटर के अंदर जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन हायर है, उसकी मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन वाले वाटर एरिया के अंदर थ्रू द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज द ऑस्मोसिस। होप यू ऑल हैज अंडरस्टूड द टर्म ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूजन। एक बेसिक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है आपकी बुक के अंदर कि क्या होगा जब आप एनिमल सेल को और एक प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो क्या होगा बच्चे। देखो, जब आपके मीडियम की सराउंडिंग जो है उसके अंदर हायर वाटर कंसंट्रेशन होगी, सेल के अंदर से ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन होगी, तो उसका मतलब बाहर से जो है बाहर वाला डाइल्यूट है और वाटर उसको गेन कर लेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। मीन्स
डाइल्यूट का मतलब क्या है बच्चे? इफ द मीडियम ऑफ सराउंडिंग हैज हायर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन है तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, गाढ़ा सॉल्यूशन। लेकिन वहीं अगर हम सेल को देखते हैं तो वो डाइल्यूट है, मीन्स हल्का है, लेकिन बाहर जो है बाहर गाढ़ा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मूवमेंट होगी वाटर की, सेल गेन करेगी पानी को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एरिया टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो इस सॉल्यूशन को आप बोलोगे हाइपोटोनिक, और दो टर्म्स आती हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। देख तीनों को समझाएंगे। तो तीन टर्म्स हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपर, आइपो, बच्चे इन टर्म्स को आप रट लो, आगे भी आपके काम आएगा। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, बाहर, बाहर ज्यादा। हाइपो का मतलब होता है अंदर ज्यादा। आइसो मतलब बराबर। तो बच्चे देखो, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, outside the cell environment the concentration of solute is higher, but in the cell the concentration of solute is low, then the movement of molecules with the help of water to inside the cell is known as hypertonic diffusion। मीन्स जब पानी के साथ सोल्यूट घुलकर सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर मतलब सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उस चीज को आप बोलोगे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक उसका रिजल्ट क्या होगा बच्चे? ये सेल थी पहले, दिस इज द सेल, इसके अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जब इसके अंदर आना शुरू होगा तो रिजल्ट क्या होगा कि ये सेल बड़ी हो जाएगी, मतलब ये सेल फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। तो ये सेल फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बाहर जो कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा थी सेल के अंदर। और ये मूवमेंट कब तक चलेगी? ये मूवमेंट तब तक चलेगी बच्चे जब तक सेल की कंसंट्रेशन और बाहर की कंसंट्रेशन सोल्यूट की बराबर नहीं हो जाती। नाउ हाइपोटोनिक, अब हम आ जाते हैं हाइपोटोनिक पर। हाइपोटोनिक के केस के अंदर क्या होता है बच्चे? हाइपोटोनिक के केस के अंदर ऐसा होता है कि सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होती है, हायर होती है, ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और बाहर कम होती है। तो रिजल्ट क्या है कि सोल्यूट वाटर के साथ मूव होकर अंदर से बाहर आएगा, जिसके कारण ये कंसंट्रेशन सोल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन जो सेल के अंदर बाहर थी और हायर कंसंट्रेशन जो सेल के अंदर थी वो चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसके अंदर से निकलेगा जब, तो पहले ये सेल ऐसी थी, बड़ी थी, as the cell has more concentration of solute, but जब इसके अंदर से निकलना शुरू होगा तो ये सेल जो है ये ऐसे हो जाएगी, ये सेल श्रिंक हो जाएगी। क्या कर जाएगी? ये सेल श्रिंक, सिकुड़ जाएगी, ये सेल सिकुड़ जाएगी। तो ये होता है हाइपोटोनिक का केस। अब आ जाते हैं हम आइसोटोनिक के केस पर। आइसोटोनिक के केस के अंदर क्या होता है बच्चे? आइसोटोनिक का सिंपल सा केस है, इसके अंदर कुछ होता ही नहीं। आइसोटोनिक का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट दोनों के अंदर सेम होती है। देयरफॉर नो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट, देयरफॉर नो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट। तो इसी को हम बोलते हैं आइसोटोनिक मूवमेंट या आइसोटोनिक डिफ्यूजन। तो ये तीन टाइप का डिफ्यूजन आपकी बुक के अंदर दिया हुआ था। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल
that if we put a cell into the beaker or into a container which has the salted concentration solution, or it has less salted less salted concentration container, or the container in which the equal amount of solute is dissolved in water. So ये तीन टाइप के आपके आ जाते हैं एक्टिविटी लगा लो। ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप ऐसे दोगे, ठीक है, या फिर आप इस एक्टिविटी को लिख सकते हैं। देखिए बच्चे, ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, ठीक है, थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमें पता चल गया इस चीज का हमें, ठीक है बच्चे। नाउ अब हम आगे बात करते हैं। हमने इस चीज का बात की कि कंसंट्रेशन क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है, मूवमेंट कैसे होती है सब्सटेंस की, सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो ये सब हमने पता किया। एक एक्टिविटी गिवन है ऑस्मोसिस की जो आपको रीड करनी है, एक्टिविटी 5.3 गिवन इन योर एनसीईआरटी इन ऑन पेज नंबर 52। तो अब हम करते हैं आगे। देखो बच्चे, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट टेंड्स टू गेन द वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर को गेन करते हैं। Absorption of water by the plant root is also an example of osmosis. ये आपका हायर हो गया, मतलब हायर प्लांट्स के अंदर जो होता है वो एग्जाम्पल हो गया, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हो गया। ये मीन्स जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, या फिर आपके हायर प्लांट्स होते हैं, ये गेन करते हैं वाटर को बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू वाटर को, special type of diffusion that is osmosis. तो जो प्लांट की रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं वो डिफ्यूज ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है, ठीक है। Thus diffusion is an important in exchange of gases and water in the life of a cell. एक सेल के अंदर डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नाउ different molecules move in and out of the cell through the type of transport requiring use of energy, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा ये आपको बताओ, लिखा देते हैं, छोटा सा टॉपिक है। देखो, वाटर की जो हमने अभी बात की, वाटर की या गैसेस की ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स का दो तरीके से होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती आपकी, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, whereas in active transport energy is required, एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। पैसिव का एग्जाम्पल आप लोग दे चुके हो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन।
जिसके अंदर आपने बाहर से कोई एनर्जी नहीं दी थी, या प्लांट की या ऑर्गेनिज्म की या सेल की कोई भी जो है एनर्जी लूज या गेन नहीं हुई थी। तो ये तो आपका हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर एटीपी रिक्वायर होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है उसके अंदर रिक्वायर होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये आपका अब आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स की जो है बाइलेयर होती है, बाइलेयर होती है, और प्रोटीन्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। बाइलेयर का मतलब होता है कि लिपिड्स की जो है आपकी दो लेयर होंगी और प्रोटीन्स की आपकी लेयर एक होगी, लेकिन टू टाइप्स के प्रोटीन हो। तो ये जो हो ऐसे होता है कुछ स्ट्रक्चर, ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल और ये आपके बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। तो ये क्या है आपका लिपिड और प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जिससे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। आप बस इतना समझो, बाकी आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। यू हैव टू जस्ट राइट इट, इतना ही लिखना है आपको अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज सफिशिएंट फॉर यू पीपल। बाकी आपको पता होना चाहिए कि लिपिड्स और प्रोटीन की कैसे बनी होती है। लिपिड्स की बाइलेयर होती है, प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक बाहर होते हैं, इंट्रिंसिक अंदर होते हैं। ठीक है, तो यही जो स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर इसकी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी जो है, प्रॉपर्टी है, उसको मेंटेन करके रखता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपने अमीबा पढ़ा है, अमीबा, पैरामीशियम, ये जो होते हैं बच्चे, अमीबा की कोई शेप नहीं होती। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पता है। ठीक है ना। अमीबा के अंदर भी ये जो है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और यही इसको हेल्प करती है फूड को एनगल्फ करने के लिए। तो ये जो इसकी मूवमेंट होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है। तो जैसे ही फूड को देखेगी, ये सूडोपोडियम का जो फॉर्मेशन कर लेती है, यहाँ ये फूड पार्टिकल्स को जो है पकड़ लेती है, और इसके बाद जो है ये इसको ऐसे करके इनगल्फ कर जाती है। ऐसे करके ये अंदर आ जाएगा और ये इसको ईट अप कर जाएगा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये भी इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से इनको मिलती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो इसी के साथ आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है वो कंप्लीट होता है, और ये इम्पोर्टेंट है, और यही इस चैप्टर का सेल ऑर्गेनेलीज में इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक था। अब इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक अब हम अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द सेल वॉल।
Cell wall is just only present in the plant's cell. Okay, then we will be doing nucleus, cytoplasm and cell organelles करके हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे within our 3 more videos. So in our this lecture we are just doing this. This is enough. In our today's lecture we had done what is cell membrane, what is the function of the cell membrane, how the cell membrane is made up of, what are the movements, what are the types of movement that are used in the transport of the molecules in the cell membrane, how the cell wall is selectively permeable and how the selective permeability property is gained by the plasma membrane. तो ये हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा और इस चैप्टर का ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट था. So in our next video we will be completing the cell wall nucleus. In our today's video, we are just completing it here. Thank you everyone. Hope you all had understood this topic. Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel and share this video to your friends.